हेलो स्टूडेंट्स, वंशागति के आणविक आधार यानी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो पार्ट है आपका जेनेटिक्स का दूसरा पार्ट, उसका जो प्रकरण मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ वो है डीएनए के रासायनिक घटक, केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ डीएनए। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से वैज्ञानिकों के प्रयोगों के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ होता है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। हालांकि इसके अपवाद हैं कुछ वायरसेस जिसमें आरएनए भी कभी कभी जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, लेकिन अधिकतर केसेस में तो डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो डीएनए हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अणु है, इसलिए इसके रासायनिक घटकों को समझना कि कौन कौन से इसके केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज हमें इसको समझना चाहिए कि डीएनए में क्या क्या वे अवयव होते हैं, क्या क्या वे घटक होते हैं जिसके द्वारा इसका निर्माण होता है। बच्चों, सबसे पहले तो हम ये समझें कि रासायनिक रूप से डीएनए को अगर हम एक वाक्य में अगर परिभाषित करना चाहें केमिकली कि डीएनए क्या है, तो उसको हम बड़े आसानी से समझा सकते हैं कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द यहाँ पर लिखा है, इसका क्या अर्थ है? पॉली का मतलब कई, मोर देन टू, कई। न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड से ये बना होता है, कई न्यूक्लियोटाइड से बना। कई न्यूक्लियोटाइड से ये बना होता है, यानी हम इसको कैसे ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलक, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक भी इसको माना जाता है। बहुलक यानी पॉलीमर जिसे हम कहते हैं, यानी कि इसकी जो इकाई हम कहेंगे वो इसकी इकाई होगी न्यूक्लियोटाइड। डीएनए की इकाई हम किसे मानेंगे? न्यूक्लियोटाइड को डीएनए की इकाई हम मानेंगे। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, दूसरा न्यूक्लियोटाइड लिंक होता है तीसरे न्यूक्लियोटाइड से, चौथे न्यूक्लियोटाइड से। इस प्रकार से लंबी एक श्रृंखला बनती चली जाती है और तब बनता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इससे इसी तरह से जो है एक लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से केमिकल बॉन्ड के द्वारा लिंक होता है, रासायनिक बंध के द्वारा बंध जाता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि जो उसकी इकाई है न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड किस किस से बनी होती है, इसमें क्या क्या घटक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। न्यूक्लियोटाइड के घटक, बच्चों, न्यूक्लियोटाइड को रासायनिक रूप से दो भागों में हम विभक्त कर सकते हैं। पहला भाग कहलाता है न्यूक्लियोसाइड, पहला भाग न्यूक्लियोसाइड कहलाता है और दूसरा भाग इसका कहलाता है फॉस्फेट समूह, या जो बनता है फॉस्फोरिक अम्ल से। ये फॉस्फेट समूह फॉस्फोरिक अम्ल से बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या घटक पाए जाते हैं, या न्यूक्लियोसाइड को अगर हम फर्दर तोड़ेंगे, उसको विभाजित करेंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा? दो चीज़ें हमें मुख्यतः मिलती है। एक हमें मिलता है पेंटोज शर्करा और दूसरा हमें मिलता है नाइट्रोजनीय क्षार।
फॉस्फेट समूह में तो फॉस्फोरिक अम्ल के द्वारा ही जो समूह बनता है वो पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में दो इसके अवयव होते हैं। एक तो पेंटोज शर्करा होती है, पंचकार्बोनीय शर्करा होती है, और दूसरा नाइट्रोजनीय क्षार इसमें पाए जाते हैं। अब इसको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं न्यूक्लियोसाइड को। न्यूक्लियोसाइड ये बना होता है पेंटोज शर्करा से और नाइट्रोजनीय क्षारों से। नाइट्रोजनीय क्षार। अब ये जो पेंटोज शर्करा है, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में पेंटोज शुगर, इसको पेंटोज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बन के 5 परमाणु होते हैं। और पेंटोज शर्करा दो तरह की पाई जाती है। एक होती है राइबोज और दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज। राइबोज शर्करा यहाँ पर आरएनए में पाई जाती है और डीऑक्सीराइबोज शर्करा डीएनए में पाई जाती है, इसलिए डीएनए को हम कहते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसलिए हम यहाँ पर कंसंट्रेट रहेंगे डीऑक्सीराइबोज में ही। तो शर्करा के रूप में डीएनए के अंदर जो पेंटोज शर्करा पाई जाती है वो है डीऑक्सीराइबोज। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि राइबोज शर्करा और डीऑक्सीराइबोज शर्करा में क्या अंतर है। बच्चों, डीऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन का निकल जाना, यानी राइबोज शर्करा से अगर ऑक्सीजन निकल जाएगी तो वो बन जाएगी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। तो जो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, इसमें जो है एक ऑक्सीजन का परमाणु कम होता है इन कंपैरिजन टू राइबोज शर्करा। राइबोज शर्करा की अपेक्षा डीऑक्सीराइबोज शर्करा में एक ऑक्सीजन का परमाणु कम होता है। तो ये तो पेंटोज शर्करा की बात हुई जो कि डीऑक्सीराइबोज के रूप में डीएनए में पाई जाती है। अब चलते हैं नाइट्रोजनीय क्षारों पे। नाइट्रोजनीय क्षार जो हैं दो प्रकार के होते हैं केमिकली, प्यूरिन और पिरिमिडीन। प्यूरिन और पिरिमिडीन ये जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जिनको आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। और इसमें प्यूरिन में तो 9 कार्बन एटम्स पाए जाते हैं और पिरिमिडीन में 6 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। प्यूरिन जो है, प्यूरिन की कैटेगरी में 2 क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन को हम ए से दर्शाते हैं, ग्वानिन को जी से हम दर्शाते हैं। पिरिमिडीन भी 2 होते हैं डीएनए में। पिरिमिडीन नाम के जो क्षार होते हैं वो 2 होते हैं, साइटोसिन जिसको हम सी से डिनोट करते हैं और थाइमिन जिसको हम टी से डिनोट करते हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या पाया जाता है। पेंटोज शर्करा के रूप में डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है। नाइट्रोजनीय क्षार के रूप में 4 प्रकार के क्षार जो है डीएनए में पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोसाइड में या तो एडेनिन होगा या फिर ग्वानिन होगा या साइटोसिन होगा या थाइमिन होगा। अब इसके बाद जो अगला प्रश्न उत्पन्न होता है वो ये है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे जो है फॉस्फोरिक अम्ल से बंधता है, कैसे जो है पेंटोज शर्करा अपना बॉन्डिंग करती है नाइट्रोजनीय क्षारों के साथ, किस तरह से मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। अब उसको हम देखते हैं।
यहाँ पर मैं आपको थोड़ा चित्रात्मक रूप से दिखाऊंगा कि किस तरह से न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल इसके विभिन्न अवयव आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पर मैं एक पंचकार्बनीय शर्करा को यहाँ पर बता रहा हूँ, इसको मैं S से बता रहा हूँ। S यानी शुगर। ये पंचकार्बनीय शर्करा है। इसमें 5 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं जो कि डीऑक्सीराइबोज के रूप में DNA में पाई जाती है। ये किसी क्षार से जुड़ेगी। सपोज यहाँ पर क्षार के रूप में एडेनिन है, तो इसका एक कार्बन परमाणु जो है केमिकल बॉन्डिंग करेगा किसी एक क्षार से। सपोज यहाँ पर एडेनिन है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है ये बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइको शब्द हमेशा डिनोट करता है कार्बोहाइड्रेट को, ग्लूकोज को। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पर शर्करा और क्षार के बीच में पाया जाता है। इसी तरह से ये फॉस्फेट समूह से भी जुड़ती है। दूसरी तरफ से ये शर्करा, ये फॉस्फेट समूह को P से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और ये जो बॉन्ड इसके बीच में होता है इसको कहते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इसको हम कहते हैं। तो 2 बॉन्ड आपने यहाँ पर एक ध्यान रखने हैं कि एक बॉन्ड तो शर्करा और फॉस्फोरिक अम्ल के बीच में बनता है, और दूसरा बॉन्ड जो है शर्करा और क्षार के रूप में, क्षार के बीच में बनता है। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और ये फॉस्फोईस्टर बॉन्ड है। अब ये जो बॉन्डिंग होती है ये वास्तव में हाइड्रोलिसिस के द्वारा होती है। एक जल का अणु इसमें बाहर निकलता है और तब ये बॉन्डिंग होती है, तब ये लिंकेज बनता है। ये तो एक न्यूक्लियोटाइड मैंने बताया। अब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी जुड़ेगा। वो कैसे जुड़ेगा उसे हम देखते हैं आगे बढ़ के। ये दूसरा शर्करा का अणु है। सपोज ये यहाँ पर साइटोसिन से जुड़ा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा, और इधर ये जुड़ा है इस फॉस्फोरिक अम्ल के द्वारा यहाँ पर। तो इस तरह से एक फॉस्फेट जो ग्रुप होता है वो एक तरफ तो एक शर्करा के अणु से जुड़ता है और दूसरी तरफ दूसरी शर्करा के अणु से जुड़ता है। तो यहाँ पर ये फॉस्फोईस्टर जो बॉन्ड होते हैं ये 2 होते हैं, इसलिए हम इन दोनों बॉन्ड को फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड भी कह देते हैं। अब ये दोनों बॉन्ड यहाँ पर हैं, तो दोनों बॉन्ड यहाँ पे बन गए हैं फॉस्फोईस्टर के। तो इन बॉन्ड को हम कह सकते हैं फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो बैकबोन बनी है न्यूक्लियोटाइड्स की, ये बैकबोन बनी है इन फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड्स की वजह से। अब डीएनए में 2 सूत्र पाए जाते हैं जो कि आप डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के आधार पर आगे मैं जो पढ़ाऊंगा आपको, वाटसन और क्रिक का मॉडल, तो उसमें आप जो है देखेंगे कि किस तरह से डीएनए द्विसूत्री अणु होता है, यानी इसके 2 रज्जु होते हैं, 2 सूत्र होते हैं। तो यहाँ पर तो मैंने एक डाइन्यूक्लियोटाइड बना दिया है। अब दूसरी तरफ का इसकी विपरीत दिशा का जो डाइन्यूक्लियोटाइड है वो कैसे बनता है, थोड़ा उसको भी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। यहाँ पर एक और शर्करा का अणु मैं बना देता हूँ जिसको S से मैं डिनोट कर रहा हूँ, और ये दूसरा शर्करा का अणु है, इसे भी मैं S से डिनोट कर रहा हूँ। जिस तरह से यहाँ पर ये फॉस्फोडाईईस्टर बॉन्ड बना था इन दोनों शर्करा के अणु को जोड़ने के लिए, वैसे यहाँ पर भी बनेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब इस न्यूक्लियोटाइड के साथ जो ये वाला न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा, ये बड़े विशिष्ट रूप से जुड़ेगा। वो जुड़ेगा क्षारों के रूप में। इन क्षारों के द्वारा, जो नाइट्रोजनीय क्षार हैं इनके द्वारा जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन से, एडेनिन जुड़ता है थाइमिन से, जिसे मैं T से डिनोट कर रहा हूँ, और साइटोसिन जुड़ता है ग्वानिन से, जिसे मैं यहाँ पर G से डिनोट कर रहा हूँ। क्षारों के मध्य ये जो बेस पेयर्स हैं, बेस की जो पेयरिंग हुई, क्षारों के जो युग्म बने हैं,
इनके मध्य जो बॉन्ड होता है ये वीक बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हम इसको कहते हैं। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है एडेनिन और थायमिन के बीच में, और ये ट्रिपल बॉन्ड है साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। और ये बड़ा विशिष्ट होता है। एडेनिन कभी भी जी से नहीं जुड़ेगा, यानी ग्वानिन से नहीं जुड़ेगा, और थायमिन कभी भी साइटोसिन से नहीं जुड़ेगा। एडेनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा और साइटोसिन हमेशा ग्वानिन से ही जुड़ेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर बनता है। कौन कौन से वो बॉन्ड होते हैं वो आपने ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से वो रासायनिक बंध होते हैं जिनके द्वारा इस डीएनए के अणु का निर्माण होता है। तो आज हमने जाना कि डीएनए के रासायनिक घटक क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फोरिक अम्ल। और न्यूक्लियोसाइड में पाई जाती है पेंटोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा और नाइट्रोजनीय क्षार पाए जाते हैं, जो कि 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। अब इसके बाद जो अगला मैं वीडियो लेक्चर आपको दूंगा उसमें आप देखेंगे कि डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। जो ये द्विकुंडलिनी इसका जो मॉडल है वो प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक ने, उसके बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में समझेंगे। आशा है आपको मेरा आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें। ये मेरा सभी स्टूडेंट से अनुरोध है और मेरा ये फ्री वीडियो है। मैं चाहता हूँ कि आप अधिक से अधिक छात्र, खासकर जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, जो उत्तराखंड बोर्ड के साधनहीन छात्र हैं, वे इसका लाभ उठाएं। क्योंकि इंग्लिश में तो आपको कई सारे वीडियोस मिलेंगे, लेकिन हिंदी में आपको वीडियो कम ही अवेलेबल है नेट में। तो इस वीडियो का लाभ अधिकतर छात्रों तक पहुँचे, उसके लिए आपको इसको लाइक करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद।